पढ़ेंगे आज डायमेंशन। डायमेंशन यानी विमा, ठीक है। तो डायमेंशन किसकी होती है? फिजिकल क्वांटिटी की, जो हम पढ़ चुके हैं, यानी भौतिक राशियों की, ठीक है। और बताता क्या है? ये बताता है फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर। और वैसे भी हमें पता है नेचर मतलब किसमें होता है? पूरे यूनिवर्स में जितने भी इंसिडेंट हैं, ठीक है, उन इंसिडेंट को समझने के लिए हमारे पास कितनी बेस यूनिट है? 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी क्लियर है सभी को? ये हम पढ़ चुके हैं। और इन सभी का यूज करके हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ चुके हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलके ही बनी हुई है। इसका मतलब ये डिपेंड करती है, इस पर निर्भर करती है। ये हम सब पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो सिंपल सी बात है, डायमेंशन भी इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है और यूज होगा इन बेस फिजिकल क्वांटिटी। और बेस फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से डायमेंशन में पार्ट करेंगे? मास का m, लेंथ का l, टाइम का t और एम्पियर का a एंड टेम्परेचर का केल्विन। मोस्टली ये होंगे तीनों यूज। ये जहां चार्ज पार्टिकल की बात होगी वहां एम्पियर यूज होगा, और जहां टेम्परेचर की बात होगी वहां केल्विन यूज होगा, ठीक है। तो ये मास के लिए, ये लेंथ के लिए यानी लंबाई के लिए, ये मेरा टाइम के लिए है यानी समय के लिए, और ये करंट के लिए है, और ये मेरा टेम्परेचर के लिए यानी तापमान के लिए। यहां तक सबको क्लियर है? तो डायमेंशन, और ये मैथमेटिकली है यानी गणितीय रूप में। ठीक है। तो मेनली डायमेंशंस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, सबकी डायमेंशन होगी। सबकी मतलब कुछ की नहीं होगी, कुछ की होगी। उनको मैं बताऊंगा कौन कौन से की है, कौन कौन से की नहीं है, किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो हमारे पास हो गई है डायमेंशन, हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनमें 3 कैटेगरी मिलेगी, ठीक है। पहली है डायमेंशनल यानी विमीय, वेरिएबल यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। तो इसका मतलब होता है, देखो, डायमेंशनल मतलब जो डायमेंशन को बताएंगे, यानी इन फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए इनका इन मैथमेटिकली फॉर्म में उनकी यूनिट्स को, तो इन सब का यूज होगा। तो ये डायमेंशन को बताएंगे, ठीक है। और वेरिएबल का मतलब है यहां पे जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो यूनिट्स के आगे लगती है, यानी हाउ मच, वो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होगी, नॉट फिक्स, ठीक है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल वेरिएबल होगी, यानी विमीय और चर। वेरिएबल होता है चर, चर मतलब जो फिक्स ना हो, कांस्टेंट ना हो, जो बदलता रहे, चेंज होता रहे, ठीक है। एग्जांपल देखता हूं। जैसे हमने जब यूनिट्स पढ़ा था तो हमने फोर्स को पढ़ा था। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर? ये तो क्लियर हो गया, फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो हम बता भी चुके हैं, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी। और जिसकी यूनिट है वो कौन सी है? डिराइव्ड यूनिट है,
इसलिए ये क्वांटिटी भी कौन सी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये भी क्लियर है। इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होती है न्यूटन। यहां तक हम कर चुके हैं, ठीक। अच्छा, और ये डिपेंड किस पे करती है, मास पर डिपेंड करती है, लेंथ पर डिपेंड करती है और टाइम पर डिपेंड करती है। ये भी हम लोग देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में हो चुका है। अगर नहीं किसी को पता है तो वो लेक्चर सेकंड जो वीडियो उसको देख ले, वहां से बताया हुआ है कि इन पे डिपेंड ही क्यों करती है, ठीक है। तो ये फोर्स इन पे डिपेंड करती है। इसका मतलब इसके फॉर्मूले में ये तीनों क्वांटिटी आएगी, और जैसे इसका फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको हमने तोड़ा था, और एम एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को और तोड़ दिया था तो ये हो गया था कवर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो ये टाइम का स्क्वायर हो गया था। क्लियर, ठीक है। तो यहां पे ये न्यूटन एम एक्स अपॉन टी स्क्वायर, तो यहां पे हम बता रहे डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पर ये जो फोर्स है, ये फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स। कुछ भी हो सकती है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, बट जो इसके साथ यूनिट है न्यूटन वो फिक्स, और इसके अंदर डायमेंशन है, न्यूटन के अंदर ही डायमेंशन है, और वो डायमेंशन है एम, एल और टी। देखो अभी मैंने बताया कि एम हो सकता, एम भी होगा और एल भी होगा, टी होगा, कितना होगा वो बताएंगे बाद में। बट अभी यानी मास पे भी डिपेंड कर रहा है, एल पे भी डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इस फोर्स की 3 डायमेंशन है, एम, एल एंड टी की फॉर्म। तो देखो ये फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये उन 7 के अंदर नहीं आती है। इसकी यूनिट है वो ड्राइव यूनिट है, व्युत्पन्न मात्रक है, जो कि है न्यूटन। ये न्यूटन भी इनसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है ड्राइव यूनिट, उनकी डायमेंशन ही है, जो मैं पढ़ चुका डायमेंशन के अंदर क्या होता है। तो इसका मतलब कि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, और तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये है मेरी डायमेंशनल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए। तो फिजिकल क्वांटिटी की एक कैटेगरी हमने पढ़ी, अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल हमने समझ लिया। दूसरी कैटेगरी डायमेंशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट इसका मतलब वी मी है अचर। मैं ओनली इनकी हिंदी बता रहा हूं, इनको रियल में हिंदी में यही बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट ये वीमी है और इसको बोलते हैं अचर। मैं इनका मतलब बता रहा हूं कि वर्ड का। अचर का मतलब जो फिक्स है, कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किस चीज को बता रहा है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स है। क्लियर ये चीज। और डायमेंशनल का मतलब डायमेंशन भी है, साथ में डायमेंशन भी है। तो ये जो रूल फॉलो करेगा वो आएगा डायमेंशनल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन में तो है बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है। जैसे प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट है जिसको एच बोलते हैं, बट मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अब
गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वैसे तो आएगा बाद में, बट मैं बता देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल होता है इस यूनिवर्स का एक इसमें एक फील्ड है, उस फील्ड में जितने भी बॉडी होंगी वो बॉडी आपस में एक अट्रैक्शन फील करती है, और वो अट्रैक्शन ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो उनको आपस में एक जोड़े रखता है। और वो जो फोर्स होता है वो फोर्स इक्वल होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये वो दो बॉडी हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r है, ये m1 है, ये m2 है, और इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, ये आपस में पास आने की बांधे रखे हैं। तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी, इसकी यूनिट्स, मैं इसको यूनिट्स की फॉर्म में लिखता हूं। तो ये हो गया यूनिट्स, ये न्यूटन हो गया। ठीक है, इसकी मुझे पता ही नहीं है तो इसकी निकाल लेंगे। तो जी अननोन हो गया, अननोन है। ठीक है, m1 m2 ये किलोग्राम स्क्वायर में चला जाएगा और ये मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। क्लियर? तो मुझे यहां से जी की यूनिट्स मिल जाएंगी। जी की यूनिट होगी न्यूटन, मीटर स्क्वायर इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये इसके डिवाइड में जाएगा कि जी स्क्वायर। तो ये जी की यूनिट है। ठीक है, और ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, इसकी वैल्यू फिक्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगी, बट इसकी डायमेंशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और डायमेंशन भी, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है और डायमेंशन है, तो वो आएगा फिजिकल डायमेंशनल कांस्टेंट के अंदर। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज जो डायमेंशन में है, यानी डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है, मेन डायमेंशन मतलब MLT, उन पे डिपेंड भी कर रही है, और उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। और एग्जांपल जैसे हमारी ग्रेविटी हुई, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जी बोलते हैं उसको, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। तो देखो ये वैल्यू क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, और ये अर्थ की, EARTH, अर्थ की बात कर रहा हूं। अर्थ के केस में, कहीं और जाएंगे जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ के केस में ये 9.8 यानी फिक्स वैल्यू है m अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ के केस में इसको मैं बोल सकता हूं कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन है, यानी MLT की फॉर्म में इसको लिख सकता हूं, और उसकी कोई फिक्स वैल्यू है। अब ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती अर्थ के रेस्पेक्ट में, जब तक मैं अर्थ पे हूं। तो उस केस में मैं इसको बोल सकता हूं कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशनल कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा जी, अब थर्ड कैटेगरी देखते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है वो होती है डायमेंशनल लेस, यानी जो डायमेंशन को शो ही नहीं करता, उस पर डिपेंड ही नहीं होता, जो डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं होता। जैसे नंबर, कोई भी नंबर हुआ, डायमेंशन लेस, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसकी ना तो कोई यूनिट होती है, और जब यूनिट ही नहीं है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, किसी भी चीज का डायमेंशन का नहीं होना मतलब वो चीज डिपेंड ही नहीं करेगी। और जो बेस फिजिकल क्वांटिटी, यानी इस 7 फिजिकल क्वांटिटी, यानी पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए जो ये 7 है हमारे पास मेन चीज, जो इन पे ही डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो डायमेंशनल लेस है, वो किसी भी डायमेंशन में नहीं है। ठीक है, जैसे कि मोस्टली इसमें कौन कौन आते हैं, अगर मैं किसी भी चीज का रेशो निकालता हूं सेम क्वांटिटी में, जैसे मान लो अगर मैं कोई एक वॉल्यूम दे रखा है V और कोई एक वॉल्यूम दे रखा है V डैश, तो अगर ये रेशो निकालूंगा तो ये रेशो हमेशा एक ऐसी क्वांटिटी बनाएगा जो किसी भी डायमेंशन में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की डायमेंशन होती है मीटर क्यूब, और इसकी भी मीटर क्यूब होती है, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई यूनिट नहीं बचेगा। इसका मतलब वो डायमेंशन में है ही नहीं। तो ज्यादातर रेशो है, रेशो डायमेंशन में नहीं आते। एक रेशो आता है स्ट्रेन,
स्ट्रेन का मतलब होता है जैसे कोई लेंथ है, लेंथ में चेंज आना, तो ये लेंथ L और L अगर मान लेते हैं कि ये लेंथ में चेंज है और ये लेंथ एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। अगर मान लो कोई 10 मीटर की लेंथ है, उसको मैंने बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद वो 11 मीटर की होगी, तो वो चेंज हो गया डिवाइड बाई L। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर। कैंसिल आउट हो जाएगा और डायमेंशनल लेस आएगा। तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये एक नंबर होगा, ओनली एक नंबर होगा जो किसी भी डायमेंशन में नहीं होगा, और ये नंबर किस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इन 7 में से किसी पे डिपेंड नहीं, जो इस पे डिपेंड नहीं करेगा इन 7 में से, और 7 में से भी 5 मैंने बताए थे, M L T, इसमें बताया था मैंने M L T A K, तो इन पे डिपेंड जो नहीं कर रहा है वो डायमेंशनल लेस में जाए। क्लियर? तो हमने अब फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कौन कौन रखेंगे, कौन कौन नहीं रखेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी हमने क्लियर कर लिए। वो हमने अब तक पढ़ लिया फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स और डायमेंशंस। तो थ्योरेटिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ चुके हैं। अब मैं हर फिजिकल क्वांटिटी को लूंगा, उसकी यूनिट को बताऊंगा और उसकी डायमेंशन को बताऊंगा। डायमेंशन कैसे निकालेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ले? फोर्स ही ले लेते हैं पहले, फोर्स। तो आज मैं फोर्स को बता रहा हूं पूरा, ठीक। फोर्स यानी बल। तो बल के लिए किसी भी वस्तु पर या किसी भी चीज पर अगर बल फील होगा तो बल उसी को फील होगा जिसमें मास है। ये बात क्लियर? बल उसी को फील होगा जिसपे मास है, जिस बॉडी में मास है उसी को बल फील होगा। तो तभी मैंने इसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 चीजें बताई थी, मास, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी है कि उस फोर्स ने उस मास को कितना इफेक्ट किया, यानी इस मास को कितनी दूर तक लेके गया, तो वो हो जाएगा मेरा लेंथ के ऑर्डर में बोलता, वैसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो लेंथ के ऑर्डर में होगा, तो वो मेरी आ गई लेंथ। तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। और थर्ड क्वांटिटी है टाइम। ये 3 चीज, तो मैं ये बता चुका हूं, मास, लेंथ और टाइम, फोर्स इन्हीं पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। त्वरण मैंने बताया था वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा मास वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। क्लियर? और वेलोसिटी ये बेसिक क्वांटिटी है, ये भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद ये आगे फिर टूट जाएगा, तो ये मास इंटू टाइम इधर रह जाएगा, और वेलोसिटी हो जाएगा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन पोजीशन मान लो x है और ये टाइम। क्लियर? इसके बाद टूट सकता है ये फॉर्मूला? नहीं टूट सकता, बिकॉज अब हम बेस पे आ गए। तो यहां ड्राइड पे चले थे, ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी पे चले थे, और इस फॉर्मूले को इतना ब्रेक किया कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी वो बन गई मेरी बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये भी क्लियर? ठीक है। अब इसकी ड्राइव यूनिट तो होती है न्यूटन, जो कि मेरी ड्राइव यूनिट है। अब इस ड्राइव यूनिट को मुझे बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना है। अब बताओ, सबको पता है इसकी बेस यूनिट के बारे में। मास जो होता है उसको मैं केजी, किलोग्राम होता है मास का, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम में, यानी एम के एस के अंदर, ये एम के एस मान ले। तो मास का हो गया केजी, और लेंथ का हो जाएगा, ये लेंथ के ऑर्डर में आएगा, ये हो जाएगा मेरा मीटर, और टाइम नीचे 2 बार है तो ये मेरा सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब कि न्यूटन जब फोर्स इसके बराबर है तो न्यूटन इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख के चलो, न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, तो या तो न्यूटन लिख लो और या ये लिख लो, बट फर्क क्या होगा, ये ड्राइव यूनिट होगी और ये प्योरली बेस यूनिट होगी।
क्लियर? तो ये कनेक्शन आ गया किसका? ड्राइव यूनिट का बेस यूनिट की फॉर्म में। और मैंने बोला था कि जितने भी ड्राइव यूनिट हैं वो कॉम्बिनेशन होगा बेसिक यूनिट का। इसका मतलब ये इस पे डिपेंड भी करेगी और इनका आपस में रिलेशन भी होगा। जो भी डिपेंड करेगा उनका रिलेशन जरूर होगा पापा का बेटे से। तो डिपेंडेंट रहते हैं, तो डिपेंडेंट है तो रिलेशन कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो उस रिलेशन का फॉर्मूला ये हुआ। क्लियर? तो न्यूटन होगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए। मैं रिपीट भी कर रहा हूं, पीछे की चीजों को वापस से रिपीट भी कर रहा हूं। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, अभी तो यूनिट की फॉर्म में, ये भी यूनिट की फॉर्म में, ये भी यूनिट की फॉर्म में, अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफाइन कर दूं 1, तो यहां क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, जब ये 1 है तो ये भी टोटल पूरा मेरा 1 होगा। इसका मतलब 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूं, अगर मुझे एमकेएस को, क्योंकि एसआई सिस्टम की इस सिस्टम में 3 ब्रांच है, मैंने एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो एफपीएस को हम छोड़ देते हैं, बाकी हम देखते हैं सीजीएस। सीजीएस एंड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो किलोग्राम अगर ग्राम में कन्वर्ट होगा, इसको मैं 1 ही रहने देता हूं। किलोग्राम अगर ग्राम में कन्वर्ट होगा तो 1 किलोग्राम यानी 10⁻³ यानी 1000 ग्राम हो गया। और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बनाएगा। बट सेकंड चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि यहां भी सेकंड होता है और यहां भी सेकंड होता है, तो ये मेरा सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर? तो यहां से क्या हुआ, यहां से मेरा बन गया 10, 3 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर, 10⁻⁵ हो जाएगा। तो यानी 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो मैंने इस एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो जब ये चेंज हो रहा है तो न्यूटन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो न्यूटन होती है एसआई सिस्टम में यानी एमकेएस सिस्टम में, तो ये होती है एमकेएस सिस्टम में न्यूटन। जब फिर कन्वर्ट करता हूं सीजीएस सिस्टम में तो ये मेरा बन जाता है डाइन। क्लियर? जब 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर के बराबर है, तो 1 न्यूटन भी 10⁻⁵ डाइन के बराबर होगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा? तो हमने देखा कि एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा रूल है, क्योंकि देखो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिखता, दिख रहा है पर मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते होंगे। बट अगर मैं इस न्यूटन को, मुझे पता है कि ये न्यूटन फोर्स का है और ये फोर्स है वो डिपेंड करेगा उन 7 पे, ड्राइव रेट डिपेंड करेगा उन 7 फिजिकल क्वांटिटी पे, और उन 7 की मुझे पता है सब यूनिट, उनका रिलेशन भी पता है। तो क्यों ना मैं फोर्स को पहले तोड़ लूं, तोड़ने के बाद उसकी बेस यूनिट निकाल लूं और उस बेस यूनिट की एमकेएस सिस्टम को मैं सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दूं। तो जब इसका रिलेशन पता लग जाएगा तो ड्राइव यूनिट का भी रिलेशन मुझे पता लग जाएगा। तो इससे मैं एमकेएस, किसी भी एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो हमने यहां से यहां तक पहुंच चुके हैं इस फोर्स के केस में। इस फोर्स के केस में फिजिकल क्वांटिटी फोर्स था, यूनिट्स हमने ये पढ़ा। यूनिट्स कौन कौन सी? ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, बट सबका अलग अलग है। ये एमकेएस में, ये सीजीएस में ड्राइव यूनिट है, ये प्योर, यहां मैं बोलूंगा प्योर बेस यूनिट के अंदर एमकेएस सिस्टम में, और ये प्योर सीजीएस सिस्टम में बेस यूनिट की फॉर्म में। क्लियर? अब आते हैं डायमेंशन। हाँ, तो हमने क्या क्या देखा? देखो, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी,
ठीक है, उसमें भी कौन सी है, डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। और डिराइव्ड का भी एम की दो सिस्टम, एम के सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में, तो ये हो जाएगा न्यूटन और ये मेरा डाइन हो गया था, ये मैं निकाल चुका हूं, ठीक है। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज ब्रेक करके इसको प्योरली बेस यूनिट की फॉर्म में ले आऊं, तो उसके भी दो होंगे, उसका हो जाएगा एमकेएस के सिस्टम के अंदर और सीजीएस सिस्टम के अंदर, तो वो मेरा होगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये चीजें हमने कवर कर ली, ठीक है, वो छोटा रूप है मतलब समझने का। और उसके बाद इसका रिलेशन, जब इनका रिलेशन आपस में हो सकता है, और वो रिलेशन ये था कि 1 kg हो तो ये 10⁵ होगा, ठीक है। तो इस केस में भी वही होगा, अगर 1 न्यूटन होगा तो वो 10⁵ डाइन के बराबर होगा। तो आप किसी भी ड्राइव यूनिट के एम के सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, बेस यूनिट के एम के सिस्टम को कन्वर्ट करके, ठीक है। तो हमने कन्वर्जन देख लिया, किसका, इसको बोल सकते हैं कन्वर्जन एमकेएस टू सीजीएस, और उल्टा भी हो सकता है सीजीएस, क्लियर। देखो यूनिट्स के अंदर हमने अब एमकेएस टू सीजीएस में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो मेनली जो रूल है ये वाला रूल है, ये इनका ध्यान रखना पड़ेगा। डीयू का मतलब ये है ड्राइव्ड यूनिट, बीयू का मतलब बेसिक यूनिट, ये मैं पीछे होते हैं, जिसको अभी अचानक से देखोगे तो ये कुछ नहीं आएगा। अगर तो आपको कंटिन्यूटी के अंदर हो, पिछले लेक्चर में जाओ, इन सबको पढ़ो यूनिट्स के बारे में, ठीक है। अब मैं आता हूं डायमेंशन पर। अब इसकी मैं डायमेंशन निकालता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो अब मुझे पता है डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एम एल टी ए के, इनका यूज करके बनाया जाएगा, क्लियर। और ये सब बेस, ये सब क्या है, बेस यूनिट से ही लिए गए हैं, ये भी क्लियर है सभी को, ठीक है। और अब मुझे फोर्स की बेसिक यूनिट कौन कौन सी से मिलकर बनाओ वो भी मुझे पता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो बेस यूनिट की फॉर्म में है वो है केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये बेसिक यूनिट की फॉर्म में है फोर्स। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, देखो सब फिजिकल, सब बेसिक के फॉर्म में है, तो सीधा केजी के लिए एम आएगा, तो इसको मैं अगर मैं एम लिख दूं तो एम लिख दूंगा, और एम है तो मीटर के लिए, तो उसके लिए क्या आएगा, एल आएगा, एल, और डिवाइड बाई इसके लिए टी और टी का स्क्वायर, मोटे मोटे तौर पे। अब मैं इसको बिल्कुल रूल से लिखूंगा, रूल का मतलब केजी, इनको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट की फॉर्म में, ये एल दिस और ये टी का स्क्वायर, हो गया। ये यूनिट्स की फॉर्म में था ही, डायमेंशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब टी ऊपर रहेगा, तो जो एक्चुअल फॉर्मूला हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा m1, मास m एक बार है क्योंकि किलोग्राम का स्क्वायर नहीं है, L1 मीटर भी एक बार है, और सेकंड T ऊपर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स का, क्लियर। देखो कितना इजी है, बस फिजिकल क्वांटिटी पे जाओ, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स पे जाओ। अगर मुझे कोई भी, तो मैं रूल बता देता हूं, देखो कोई भी मुझे ड्राइव्ड यूनिट दे रखी है, उसकी डायमेंशन निकालनी है, तो इस ड्राइव्ड यूनिट को बेस यूनिट में कन्वर्ट करो, ब्रेक करो, ठीक है। सिर्फ ड्राइव्ड यूनिट को बेस यूनिट में ब्रेक करो, जितना ब्रेक हो सकता है उस फॉर्मूले को ब्रेक करो। और फॉर्मूले को ब्रेक करने का मतलब निर्भरता देखो कि डिपेंडेंस देखो कि वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनी, तो मतलब डिपेंड तो उन 7 पे कर रही है, तो उन 7 में से कौन कौन है जिसपे वो डिपेंड कर रही है, और उसके फॉर्मूले में वही क्वांटिटी आएंगी, और उनके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। बट
किस तरीके से उन पे डिपेंड करें वो सब ये बताता है। जैसे सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब सेकंड के ऊपर बल डिपेंड तो कर रहा है, बट डिपेंड इस प्रकार कर रहा है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब अगर सेकंड बढ़ेगा, टाइम अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स मेरा डिक्रीज हो जाएगा, और वो स्क्वायर रूप में बढ़ेगा वो तो फोर्स और ज्यादा यानी डिक्रीज जल्दी होगा। किलोग्राम ऊपर है, इसका मतलब यह है कि जो मेरा मास है वो मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और एम का मतलब अगर डिस्टेंस यानी लेंथ है, वो लेंथ अगर बढ़ेगी तो मेरी फोर्स बढ़ेगी। तो डिपेंड करे किस प्रकार से वो फॉर्मूला बताता है, ठीक है। तो जैसे फोर्स का फॉर्मूला था, तो ये डिपेंडेंस ब्रेक किया बेसिक यूनिट के फॉर्म में, और उस बेसिक यूनिट को डायमेंशन की फॉर्म में लिख दो, सिंपल। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर।